नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। आधुनिक भारत का इतिहास के नए वीडियो में हाजिर हैं आप सबके बीच। टॉपिक है गांधी जी का भारत आगमन। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी के भारत आगमन से राजनीति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इस तिथि को प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी प्रारंभ में अंग्रेजों के प्रति प्रेम पूर्ण स्वभाव रखते थे तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने में सहयोग किया। इसीलिए इन्हें भर्ती वाला सार्जेंट उपनाम से पुकारा जाता है। भर्ती वाला सार्जेंट उपनाम से पुकारा जाता है। वर्ष 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद, गुजरात में की थी। वर्ष 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद, गुजरात में की थी। वर्ष 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थापित आश्रम की स्थानांतरित कर अहमदाबाद के निवर्तमान स्थान पर ले जाया गया। चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917। भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण, बिहार में। चंपारण आंदोलन कहाँ? बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। इस आंदोलन का कारण तिनकठिया प्रथा थी। इस आंदोलन का कारण तिनकठिया प्रथा थी, जिसमें अंग्रेज जमींदारों के दबाव में किसानों को कृषि भूमि का 3/20वां हिस्सा नील की खेती के लिए आरक्षित करना होता था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आने के लिए आमंत्रित राजी किया। आंदोलन के अन्य नेता थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई। आंदोलन के समझौते के तहत अंग्रेजों ने 25% भुगतान वापस किया। आंदोलन के समझौते के तहत अंग्रेजों ने 25% भुगतान वापस किया। ध्यान रखें, रविंद्रनाथ टैगोर ने सत्याग्रह का विरोध किया। हालांकि गांधी जी के सफल आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा। लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान गांधी जी चंपारण के किसानों की समस्याओं से परिचित हुए। ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश के किसान नेता एन.जी. रंगा ने गांधी जी के आंदोलन का विरोध किया था। विरोध किसने किया था? किसने? एन.जी. रंगा। अहमदाबाद मिल आंदोलन, फरवरी 1918। अहमदाबाद के मिल मालिकों और कर्मचारियों के बीच विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण कर्मचारियों के प्लेग बोनस दिया जाना था। 1918 में मिल मालिकों ने इस बोनस को समाप्त कर दिया। कर्मचारी वेतन में 50% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने और 35% वृद्धि की मांग करने की सलाह दी। क्या थी नील की खेती? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है।
यूरोपीय कपड़ा उत्पादक कपड़े को रंगने के लिए भारतीय नील को पसंद करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और इसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, परंतु अत्यधिक लगान लगने के कारण यह विधि लोकप्रिय नहीं थी। रैयती खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद ऋण मिल जाता था। अनुबंधित रैयत को अपनी कम से कम 35 भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया ऋण मिल जाता था और यही चक्र दोबारा प्रारंभ हो जाता था। किसान को नील का जो मूल्य मिलना था वह बहुत कम था और ऋण का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। नोट: इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वंचित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत में सर्वप्रथम अनशन भूख हड़ताल की पद्धति को अपनाया। मिल मालिकों ने प्रारंभ में केवल 20% का प्रस्ताव रखा, परंतु अंत में समझौते के तहत वेतन के 35% की बढ़ोतरी की गई। खेड़ा गुजरात आंदोलन 1918। खेड़ा जिले में 1918 में फसल विफल रही, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व में कटौती की मांग को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने किसानों की मांग का समर्थन किया और किसानों ने राजस्व भुगतान रोक दिया। मोहनलाल पांडे, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याजनिक, अनसुईया सारा भाई आदि नेताओं ने गांधी जी का आंदोलन में साथ दिया। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने अहिंसक आंदोलन जारी रखा और अंततः सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्व केवल उन किसानों से वसूला जाएगा जो इसे वहन कर सकते हैं। होम रूल लीग आंदोलन 1916 से 1917। आयरलैंड में आयोजित आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में भी बाल गंगाधर तिलक ने व श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक की लीग अप्रैल 1916। बाल गंगाधर तिलक की लीग का मुख्यालय पूना, महाराष्ट्र था। इसमें जमनादास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक आदि नेताओं ने भागीदारी ली। तिलक की गतिविधियों का केंद्र बंबई, कलकत्ता, मद्रास थे। उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेश ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह भारत के लिए सुशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट की लीग सितंबर 1916 का मुख्यालय मद्रास था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। आंदोलन में उनके सहयोगी थे यूसुफ बेपटिस्टा, अरुणदेल, वीपी वाडिया, रामास्वामी अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर
मौलाना अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। होम रूल लीग की बॉम्बे शाखा का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। श्रीमती एनी बेसेंट को 1917 में हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके वकील के तौर पर केस लड़ा। नोट: प्रमुख राष्ट्रवादी CR दास यानी चित्तरंजन दास इस आंदोलन से दूर रहे। आंदोलन की समाप्ति और उसके बाद मॉन्टेगू घोषणा, अगस्त प्रस्ताव। मॉन्टेगू घोषणा, अगस्त घोषणा 1917 में अंग्रेजों ने भारत में स्वशासन की मांग को स्वीकार कर लिया। इसीलिए होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो गया। यह घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ध्यान रखें, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा द्वारा लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति की गई। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा द्वारा लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति की गई। अंग्रेज वेलिंगटन सिरोल द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय अशांति में तिलक को भारतीय अशांति का जनक संबोधित किए जाने पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए। अंग्रेज लेखक वेलेंटिन सिरोल द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय अशांति में तिलक को भारतीय अशांति का जनक संबोधित किए जाने पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए। उन्नीस 1918 में दोनों होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष चुना गया। इस तरह होम रूल लीग का राष्ट्रीय आंदोलन में विलय हो गया। इंडियन लिबरल फेडरेशन। मॉन्टेगू घोषणा की स्वीकृति के प्रश्न पर कांग्रेस में विघटन हो गया। घोषणा के अंतर्गत सुधारों का स्वागत करने वाले उदारवादी गुट ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग कांड 1919। मार्च 1919 में केंद्रीय विधायिका द्वारा रॉलेट अधिनियम सर सिडनी रॉलेट द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पुलिस को संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके बिना मुकदमे के 2 वर्ष के लिए कारावास में रखा जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया। महत्वपूर्ण है ये। वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित किए जाने के विरोध में गांधी जी ने घोषणा की कि संपूर्ण भारत में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया जाएगा। नोट: भारत में गांधी जी का यह प्रथम अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था। ध्यान रखें, आर्य समाज के जुड़े स्वामी श्रद्धानंद ने एक्ट के विरोध में लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में दो स्थानीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। इस जल से जनरल रेगिनाल्ड डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप ये हमारा नोट्स कंप्लीट करके जाइएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नोट: पंजाब का तत्कालीन उपराज्यपाल माइकल डायर था। इसके आदेश पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर की मृत्यु वर्ष 1927 में हो गई सरदार उधम सिंह के द्वारा। सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी थी। वो पुस्तक के अंदर इंग्लैंड गए थे, वहाँ पुस्तक के अंदर उन्होंने पिस्टल रख लिया और वहाँ जाकर के इसको गोली मार दी। अंत में उन्हें फांसी की वहाँ सजा भी हुई, परंतु वो अपने मकसद में कामयाब रहे। आगे, उपराज्यपाल माइकल डायर की वर्ष 1940 में लंदन में हत्या कर दी गई। जांच: भारतीयों द्वारा इस कांड की जांच की मांग पर अंग्रेजों ने हंटर कमेटी, विलियम हंटर कमेटी का गठन किया। 7 सदस्यीय समिति में 4 अंग्रेज तथा 3 भारतीय, सीतलवाड़ साहबजादा, सुल्तान अहमद खां तथा जगत नारायण सदस्य नियुक्त हुए। समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी। यूरोपीय सदस्यों ने, जिसका बहुमत था, एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए और 3 भारतीय सदस्यों ने पृथक रिपोर्ट तैयार की। बहुमत की रिपोर्ट में जनरल डायर को दोषमुक्त घोषित करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का उपनाम दिया गया। क्वेश्चन बनेगा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर किसे कहा जाता है? जनरल डायर को। कांग्रेस ने गांधी जी को अध्यक्षता में जांच सदस्यीय तहकीकात समिति महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्बास तैयबजी, M.R. जयंकर, अफजुल हक के स्थान पर कांग्रेस ने गांधी जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय तहकीकात समिति महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्बास तैयबजी, M.R. जयकर का गठन किया। फैजुल हक के स्थान पर M.R. जयकर को नियुक्त किया गया। प्रतिक्रिया: नरसंहार के विरोध स्वरूप गांधी जी ने केसरे हिंद मेडल और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट सर की उपाधि लौटा दी। शंकरन नार ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया। नोट: विंस्टन चर्चिल ने इसे एक पैशाचिक कांड बताया, जो बहुत पहले, जो जॉन ऑफ आर्क को आग में जला डालने के बाद अंग्रेजों के इतिहास की सबसे अधिक कलंकित घटना है। मॉन्टेग्यू ने इसे निवारक हत्या कहा। C.F. एंड्रयूज ने इसे जानबूझ की गई क्रूर हत्या कहा। खिलाफत व असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा सर्व इस्लामाबाद के प्रतीक खलीफा की शक्तियों को समाप्त करने के विरोध में की गई। इस आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली थे। नोट: खलीफा मुस्लिमों का आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु था।
विश्व भर के मुस्लिम तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा का सम्मान करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का खलीफा की शक्तियों को समाप्त करने के निर्णय को मुस्लिमों ने धार्मिक मामले में हस्तक्षेप माना। जून 1920 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बैठक में गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। गांधी जी ने यह आशा की थी कि वह असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। ध्यान रहे मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम समुदाय नेताओं के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। मदन मोहन मालवीय ने भी खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में CR दास, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया, परंतु कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में CR दास ने ही गांधी जी द्वारा लिखित असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और प्रस्ताव पारित हो गया। याद रखें, बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का समर्थन किया, परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए, क्योंकि जिस दिन आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1919, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन के प्रमुख बिंदु। आंदोलन की 3 प्रमुख मांग थी: स्वराज, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के लिए न्याय और खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने निम्न नीतियां अपनाई। सरकारी दरबार और कार्यक्रम का बहिष्कार किया। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों में जाने के लिए मना कर दिया। किसानों ने, श्रमिकों ने और अन्य ने असहयोग आंदोलन की अपने ढंग से व्याख्या की। आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजाति ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया, उपाधियों को वापस कर दिया। CR दास ने वकालत छोड़ दी। विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। ध्यान रखें, रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के द्वारा विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा। सही भी था, जिस चीज़ के लिए हमने पैसे लगाए उसको हम क्यों बर्बाद करें। सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने इस आंदोलन के प्रारंभ में 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया, जो दुर्भाग्यवश पूरा न हो पाया। आंदोलन के मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। कृषक वर्ग और भारतीय कामगार वर्ग का सक्रिय और असरदार सहयोग रहा। असम, बंगाल और मद्रास में श्रमिक असंतोष ने इसे चिन्हित किया। मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी इस आंदोलन की विशिष्टता थी। आंदोलन का प्रभाव। खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। दिल्ली की जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। इस आंदोलन में पहली बार कांग्रेस जन आंदोलन बनी। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। आंदोलन का प्रसार।
आंदोलन को संपूर्ण भारत में समर्थन मिला। दक्षिण भारत में केवल कर्नाटक राज्य आंदोलन में प्रभावी रहा। उत्तर प्रदेश फरवरी 1918 में दर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, दुर्गापाल सिंह, झिंगुरी सिंह, मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। किसानों ने सरकार को कर देने से मना कर दिया। अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ जिले में बाबा रामचंद्र के प्रयास में उत्तर प्रदेश किसान सभा के असंतुष्ट नेताओं ने अवध किसान सभा का गठन किया। इस सभा के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, माता बादल पांडे, केदारनाथ व देवनारायण पांडे थे। बदारी पासी के पास 1921 एका आंदोलन प्रारंभ किया। इसका प्रभाव हरदोई, बहराइच, सीतापुर में था। केरल मालाबार कुन हमीद हाजी के नेतृत्व में मुस्लिम मोपला किसानों ने ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध हिंसक गोपला विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अगस्त 1921 पंजाब में सिख गुरुद्वारों पर हिंदू महंतों का नियंत्रण था। सिख सुधारवादियों ने इन महंतों का विरोध करते हुए गुरुद्वारों का प्रबंधन स्वयं के हाथों में लेने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1921 में नानकाना साहब गुरु नानक की जन्म स्थली गुरुद्वारे की चाबी करतार सिंह जब्बर सिंह के नेतृत्व में सिख आंदोलनकारियों ने हासिल कर ली। 1921 में बाबा खड़क सिंह के नेतृत्व में सिखों ने स्वर्ण मंदिर के तोशक खाने की चाबी प्राप्त कर ली। 1922 में गुरु का बाग गुरुद्वारे पर भी सिख आंदोलनकारियों ने अधिकार कर लिया। वर्ष 1925 में ब्रिटिश सरकार ने सभी गुरुद्वारों का प्रतिबंध SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया। आंदोलन की खिलाफत आंदोलन 1923 तक अपनी साख खो बैठा, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्कों में एक धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक सरकार की 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अग्निकांड में 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। गांधी जी पटना के बारदोली गुजरात में थे। हिंसा की इस घटना ने गांधी जी बहुत आहत हुए और आंदोलन तत्काल वापस ले लिया। नोट: गांधी जी ने बारदोली गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की इच्छा व्यक्त की थी, परंतु हिंसा के कारण अपने निर्णय को टाल दिया। गांधी जी 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष कारागार की सजा हुई। ध्यान रखें, गोरखपुर जिला कांग्रेस सचिव द्वारकानाथ द्विवेदी ने तार द्वारा गांधी जी को इस घटना की सूचना भेजी। गांधी जी का कथन था, मैंने लोगों को अहिंसा की शिक्षा दिए बगैर इस आंदोलन की शुरुआत की। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने के निर्णय को हिमालयन भूल की संज्ञा दी। आंदोलन वापसी के अप्रत्याशित निर्णय का कुछ राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। नोट: सुभाष चंद्र बोस ने इस निर्णय को राष्ट्रीय आपदा का नाम दिया। कांग्रेस समिति की बैठक में डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण परिणाम थे: स्वराज पार्टी की स्थापना, उग्रपंथी क्रांतिकारियों संगठनों की स्थापना और कम्युनिस्ट व ट्रेड यूनियन आंदोलन। युवाओं का कांग्रेस और गांधी जी की नीतियों के प्रति मोह भंग हुआ। युवाओं को लग रहा था कि आंदोलन कायम रखने की आवश्यकता थी।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ स्वराज पार्टी। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त है, मिले रहें विदा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।